गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और 8th क्लास का है। इससे पहले मैं चैप्टर की 2 वीडियो बना चुका हूँ, अब 3rd वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मराठस मराठा अबाउट ए डिसेट आफ्टर ए डिफेक्ट ऑफ मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ प्लास ऑफ पानीपत एंड इंटेंसिव पावर ऑफ स्ट्रगल बिगन द इमंग द 5 मराठा चीफ पेशवा ग्वार्स हार्विक्स एंड पैम्स एंड संदस। इन सब क्या होता है कि जब मराठे पानीपत की लड़ाई में 3rd में हार जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये 5 चीफ होते हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और जिसके कारण ये आपस में लड़ाई कर देते हैं कि मैं बहादुर हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं राजा हूँ। ये सभी आपस में लड़ते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ। इसका अंग्रेज क्या करते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। The British took the advantage of the interfered in the internal affairs and leading 4 Anglo-Maratha wars। तो इसके कारण ही 4 मराठा वार होता है कि 4 एंग्लो वार होता है। किसके साथ होता है? अंग्रेज़ों के साथ होता है। तो आपस में जो लड़ाई थी इसके कारण अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा होता है। अंग्रेज कहते हैं कि हम क्या कर लेंगे, इसका फ़ायदा उठाकर इनको अपनी तरफ खींच लेंगे और इनके जो राज है वो अपने यहाँ अडप्ट कर लेंगे। तो जो फर्स्ट में एंग्लो वार है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो वार है जो, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है? दिस वार ब्रोक आउट ओवर द क्वेश्चनिंग ऑफ सक्सेस टू द थ्रोन ऑफ पेशवा। जो पेशवा है इनका राजा, ठीक है, उसकी गद्दी पर बैठने पर क्या होता है, जब सफल हो जाता है उसकी गद्दी पर बैठने पर ये लड़ाई का मुख्य कारण बनता है। द मराठा चीफ कैम टूगेदर डिफीट द ब्रिटिश। मराठा वार क्या मराठा लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और टूगेदर हो जाते हैं और ब्रिटिश के साथ लड़ाई करते हैं। वार्न हेस्टिंग आर्मी भेजता है कहाँ पर? फ्रॉम कलकत्ता टू हेल्प द ब्रिटिश की हेल्प के लिए वो सेना भेजता है। फाइनली ट्रीटी ऑफ सेल्वाई व साइन, एक संधि होती है। तो इन दोनों में क्या होता है, ब्रिटिश और मराठा में संधि हो जाती है। फाइनली द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज द माधव राव एस पेशवा। तो किसके बीच में होती है? माधव राव में पेशवा और ब्रिटिश के बीच में एक संधि होती है। सेकेंड एंग्लो वार क्या होता है? मराठा चीफ जो सिंधला और भोसले है वो रिफ्यूज करते हैं कि हम किसी प्रकार की जो अलायंस संधि हुई है, सब्सटेंस अलाइनेंस हुई है, हम किसी प्रकार बात नहीं मानेंगे। तो डिक्लेयर वार ऑन द ब्रिटिश इन द 1803। तो वो वार क्या स्टार्ट हो जाता है अंग्रेजों के साथ क्या 1803 को। बट दे वर डिफीटेड एंड हैड टू सेट द टेरिटरी ऑफ अहमदनगर एंड ब्रोच टू ब्रिटिश। तो क्या होता है, बट वो इस लड़ाई में हार जाते हैं जिसके कारण जो इलाका होता है वो किसको देना पड़ता है? अंग्रेजों को देना पड़ता है। तो दोनों ब्रोच एंड अहमदनगर। आगे जो बात कर रहे हैं वो 3rd एंग्लो वार के बारे में बात कर रहे हैं। दिस वॉर ब्रोक आउट मराठा चीफ होलकर के साथ होता है। वो रिफ्यूज कर रहे थे कि हम किसी प्रकार की आपकी संधि नहीं एक्सेप्ट करने वाले। जो सब्टाइस अलाइंस है वो किसी और की जो हम संधि है वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले। द वार क्या होता है कि इंक्लूसिव होता है कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता इसमें। और शांतिपुर क्या होता है, संधि के सिग्नेचर होते हैं किसके साथ? होलकर के साथ। 4th जो एंग्लो वार होता है वो वार ब्रेकआउट वो कब होता है? 1817 को होता है। मैन पेशवा राव बाज की अटैक करता है कहाँ पर? ब्रिटिश की रेजिडेंसी पर। इन द टर्म में ब्रिटिश डिफीट द मराठा को हरा देते हैं। द टाइटल ऑफ जो पेशवा की के उपाधि ले लेते हैं और अनाउंस्ड टू द ब्रिटिश पेयर, और जो उसको ट्रॉफी होती है उसमें अपने शामिल कर लेते हैं। कौन लोग शामिल करते हैं? ब्रिटिश लोग उसको अपने राज में शामिल कर लेते हैं। आगे जो हम बात करने में जो पॉइंट बात करेंगे वो सिंध एंड अफ़गानिस्तान के बारे में बात करेंगे। और ब्रिटिश लोग चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि मैं इस पर भी क्या कर लूँ, अपने कब्जा कर लूँ अफ़गानिस्तान पर। लेकिन उनको पता था कि मैं कब्जा करने वाली हूँ, इससे पहले मुझे जो सिंध पर भी जो करना है अपना कब्जा करना पड़ेगा, उसको जीतना पड़ेगा। इसलिए वो उस पर कब्जा करने की प्लानिंग बनाते हैं। इन द 1819 में क्या होता है, एक संधि होती है अमीर रूलर्स है जो रूलर्स है बाम के सिंध की, उसके बाद एक संधि होती है ऐसे पर द ट्रीटी द
अमीर प्रॉमिट नॉट टू लेट द फ्रेंच पास थ्रो द टेरिटरी। तो ये संधि होता है कि हम फ्रेंच लोगों को अपनी जो एरिया है टेरिटरी उसमें क्या नहीं करेंगे, नांगनी नहीं देंगे, जहाँ पर उनको रास्ता नहीं देने वाले। द ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू ट्रांसपोर्ट आर्म थ्रू सिंध, लेकिन ब्रिटिश अपना प्रॉमिस नहीं करते कि हम अपनी सेना आपके साथ भेजेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। अब क्या होता है 1839 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया वॉलेट कर देती है संधि के ऊपर ड्यूरिंग द फर्स्ट अफगान वार में, ठीक है। उसके ऊपर कोई जो ब्रिटिश लोग हैं वो किसी प्रकार किसी अपना फ़ायदा सोचते हैं, वो कहते हैं कि जिसमें मेरा फ़ायदा होगा मैं दुश्मन से भी दोस्ती करने को तैयार हूँ, अपने दोस्त को निकाल दूँगा। इस कर उनकी ये थ्योरी रहती है। तो बेटे ये कहता है कि आगे जो देखते हैं फर्स्ट एक लोग अफगान वार है, मैन कैरिड देयर आर्मी फोर्स टू, कहाँ भेजते हैं वो अफगानिस्तान वाई सिंध में भेजते हैं। इंस्टेड एडमिटिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सीक्यूटेड द अमीर प्लॉटिंग द अंगेज ब्रिटिश। तो वो दोष लगाते हैं कि आपने गलत काम किए हैं, तो हमारी बात नहीं मानी है मीर खुसरो को, उसके विरुद्ध वो कहते हैं लड़ाई कर देते हैं। सिंध वाज द फाइनली अटैक, सिंध को कहते हैं फाइनली अटैक किया था और चार्ल्स नवंबर के द्वारा कब्जा कर लिया था 1843 में। उसके बाद 1830 के लेट बाद में एंड अर्ली 1840 में ईस्ट इंडिया कहते हैं लड़ाई लड़ी जाती है अफगानिस्तान में एंड इवनली स्टैब्लिश कर लिया था। इनडायरेक्टली क्या कहता है अपना शासन क्या है शामिल कर लिया था, किन के द्वारा, अपने ब्रिटिश लोगों के द्वारा। आगे जो बात करते हैं हमारे पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में कैसे इन्होंने इस्टेब्लिश किया, किस प्रकार इन्हें सेटअप किया, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो वो देखते हैं कि आफ्टर द डेथ, जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई 1839 में, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने दोस्ती की महाराजा रणजीत सिंह से। लेकिन बाद में जैसे पता कि महाराजा रणजीत सिंह तो पावरफुल नहीं है, उसके जो उत्तराधिकारी हैं जो गद्दी पर बैठे हुए उसकी बेटी, वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो आस में लड़ते रहते हैं, इतने जोधा नहीं है, तो उनके ऊपर पंजाब पर भी वो कब्जा करने के लिए तैयार रहते हैं। पंजाब एक्सपेरिमेंट पीरियड ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ फाइनली जंगस्टन। तो किसी पर हम देखते हैं कि उसके जो भी अधिकारी थे वो इतने अच्छे नहीं थे। उसका सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम क्या था, दलीप सिंह। उसको एक गद्दी पर बैठाया जाता है और महारानी जो होती है, क्वीन होती है, रानी जिंदा, वो भी बैठती है। वो रेजिडेंट बनती है कब, 1843 में। फर्स्ट एंग्लो वार होता है, ब्रोक आउट होता है सिखों के साथ, ठीक है। तो ट्राई टू क्रॉस कहाँ पर होता है, सतलुज नदी में और लाहौर में, इसमें सेंटर में होते हैं। तो ब्रिटिश क्या कहते हैं सिखों को हरा देते हैं, एक लाहौर की संधि होती है, इसको इट वर रिकॉग्नाइज दलीप सिंह अंडर, उसमें क्या रूलर ही माना जाता है उसकी मदर को भी। एंड सिख हैड टू पे, सिख को द वार इंडेमनिटी एंड गिव द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश। तो उस नुकसान युद्ध के कारण जो नुकसान होता है क्यों, उसके कारण उनको काफ़ी पैसा देना पड़ता है, इनको पंजाब के लोगों को, पंजाब के राजे को, और उसके जो टेरिटरी इलाके हैं उसको भी देना पड़ते हैं। इसके अलावा इस सोने ही द ब्रिटिश इश्यूड द रानी जिंदार पर दोष लगाते हैं कि आपने जो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी कर रही हो, तो उसको क्या है, आपको पावर को, आपकी उनकी जो पावर होती है उसकी जो रेजिडेंट भी उसकी रियाज में होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। एंड लेट टू बाई स्प्रेड रिवॉल्ट, इसके जो फैल जाता है कि एक तरह क्रांतिकारी की भावना क्या आती है, फैल जाती है। सेकंड एंग्लो सिख वार होता है एंड वॉर इन शॉर्ट, सिख वार क्या होता है, इसमें हार जाते हैं तो ब्रिटिश पूरी तौर पर कब्जा कर लेते हैं। एनांसेड का मीनिंग होता है कि अब कब्जा कर लेना, कि अपना कब्जा कर लेते हैं किसके ऊपर, 1849 में। ये सबसे लास्ट वाला कब्जा था इनका जो पंजाब पर इन लोगों ने किया था। आगे क्या होते हैं, एक्सपेंशन थ्रू द सब्सटेंसरी अलायंस, द डॉटरमेंट्स ऑफ सब्सटेंसरी अलायंस इंटाइटेड बाय द मार्गस वेलिस गवर्नर, कौन से वो इंडिया के थे, कब से कब तक रहे वो, 1798 से लेकर टू
1805 तक रहते हैं। जब मेन ऑब्जेक्ट क्या था इनको, टू गेन द कंट्रोल ऑफ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द इंडिया विदाउट डायरेक्ट वार। वो कहते हैं कि हम इंडिया पर क्या, इनका मीनिंग क्या था कि हमने इस प्रकार की संधि थी, ये इस प्रकार का रूल सेटअप किया था कि हमने पूरे तौर पर क्या करना है, इंडिया पर क्या कब्जा करना है विदाउट एनी वार। तो किसी ट्रिक की द्वारा हमने करना है इंडिया पर ये कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे। जो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एनी इंडियन हु सेप्ट लाइन्स एंड विद द ब्रिटिश to disband their army, keep the British force within the territory and agree to pay for maintenance, and the rulers were the forced to keep the British official and his god is a regent। इसका मीनिंग क्या था कि वो ना क्या कहते थे कि जो भी इनके साथ संधि करता, जो अलायंस करता था, वो कहता है कि इसमें क्या था, ब्रिटिश लोगों की सेना रखनी पड़ती थी। किसकी? ब्रिटिश लोगों की सेना रखनी पड़ती थी। उसका जो भी खर्च था वो किसको देना पड़ता था? उस जिस राज्य में रखी गई है उस राज्य के राजे को देनी पड़ती थी। उसको जो सेना रखी जाती, इसके दरबार में उसको रेजिडेंट कहा जाता। द रूलर्स हैड टू एक्सपेल द नॉन अलायंस फॉरेनर्स फ्रॉम द स्टेट, तो एंड दे हैड टू सरेंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन अफेयर टू द ब्रिटिश, एग्री टू अवॉइड डिसीजन ऑफ ब्रिटिश। तो बेटे इसमें कि जो भी कहता है कि किसी की बाहर से वो एग्रीमेंट नहीं करना चाहते थे। यदि उनको कोई कुछ करना है तो पहले ब्रिटिश के पूछना पड़ेगा कि आप हमने क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, तो ब्रिटिश से पूरी लेनी पड़ती थी। उसको देख तो बाहर के लोगों को कोई लेना, फॉरेन के लोगों को लेना देना नहीं था। जो भी काम करना है उससे पहले अंग्रेजों से उनको सेटअप करना। द कंपनी इन द रिटर्न प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट सच द रूलर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेंजर्स। तो कंपनी कह कहती थी कि मैं आपको जो इंटरनल एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम आएगी, जो आपके ऊपर लड़ाई करने वाला, अब चाहे राज के अंदर हो जाए, तो उसको मैं पूरी तरह से हेल्प करने वाली हूँ। द फर्स्ट इंडियन रूलर्स एक्सेप्ट टर्म सब्सटेंसिव वाज द नाजिम ऑफ हैदराबाद। जो हैदराबाद का नाजिम था उसने इस प्रकार की जो सब्टेटरी अलाइंस है उसको एक्सेप्ट किया। एंड एक्सेप्ट इन कब किया? 1718-19 में किया। कैडेट टू द टियोट्रियो बेलारी एंड चौदहपा किया। एक तरह की जो ब्रिटिश के इनके इलाके थे हैदराबाद की, उनको 2 इलाके के अंग्रेज़ों को देना पड़ता है। नवाबो जो अब्द है वो इस टर्म को फॉलो करता है 1801 में। एंड कैडेट टू ब्रिटिश को हाफ ऑफ जो टियोट्री है उसकी, रोहिलखंड की, गोरखपुर की, या उसकी टियोट्री बिटवीन गंगा एंड जमुना के बीच में आती हैं, वो भी उसको इलाके देने पड़ते हैं। इसके अलावा पेशवा राव है, उसने भी ये संधि एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और एट टर्म ऑफ टियोट्री बेसिन की संधि में ये चीज़ें एक्सेप्ट करता है। तो कब की? 1802 में करता है। एग्री हो जाता है कि मैं आपको जो एनुअली पे वगैरह है वो 26 लाख आपको देने वाला हूँ। तो आगे जो बात करते हैं एक्सपेंसिव थ्रो द डॉस्ट्रेंस ऑफ लैब्स। लैब्स की नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे आपको समझने के लिए। ये है क्या? अब मैं थोड़ा सा आपको सिंपल से बताता हूँ कि जिस राजे का बेटा नहीं होता था, ठीक है, सुल्तान नहीं होती थी, तो उसको, ठीक है, उसकी डेथ के होने के बाद उसका राज अंग्रेज अपने साम्राज्य में बना लेते थे। उसको गोद लेने का अधिकार नहीं था। द डॉटर्स ऑफ लैब्स वाज द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेस स्टार्टेड बाय लॉर्ड रोजी, द गवर्नर ऑफ इंडिया, बिटवीन 1848 एंड 1856। लॉर्ड रोजी ने ये क्या कहता है रूल सेटअप करता है लैब्स का। तो इसमें क्या होता है कि जो इलाके होते हैं कि ये पूरी तौर पे एक तरह का क्या था सेटअप था कि वो चाहता है कि मैं पूरी तौर से क्या कर लूँ, कब्जा कर लूँ इन राज्यों के ऊपर। एक तरह की नीति बना, बहुत चालाक था, वो नीति बनाई थी उसने। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी एनी प्रिंसिपल स्टेट और टेरिटरी अंडर द sovereign alliance system would be automatically annexed if the rulers were incompetent or dead without any debt here। इसका मीनिंग क्या है कि जो इस संधि में अलायंस संधि में आता है तो उसमें क्या आता था कि जो भी राज्य के साथ सुल्तान नहीं है वो मर जाता है, ठीक है। उसका राज डायरेक्टली किसके बाद चलाएगा? अंग्रेजों के साथ चलाएगा।
This disputes and the Indian rulers of long standing right to choose successor adopt the successor। तो उसका जो भी राइट था वो क्या था, अभी एक्सेप्टेबल नहीं था कि आप किसी भी बेटे को क्या कर सकते हो, अडप्ट कर सकते हो। द कंपनी अनाउंस्ड द प्रिंसेस स्टेट ऑफ सतरा एंड जातिपुर, संबलपुर एंड नागपुर, झांसी, अहमदाबाद, जूजिंग डेस्टिनेशन। इस संधि में क्या होता है कि ये सारे इलाके क्या है जो मैं अभी पढ़ कर चुका हूँ उनको एक कैप्चर कर लेते हैं। डैलेंसन वाज द रिस्पॉन्सिबल, जो ड्रोजी है वो रिस्पॉन्सिबल था अब्लेसन ऑफ टाइटल पेंशन ऑफ हेयर्स ऑफ चाइल्डलेस जो इंडियन रूलर्स एंड एक्सटेंस द टेरिटरी। अभी क्या इसका मीनिंग क्या है कि ड्रोजी रिस्पॉन्सिबल है कि जो टाइटल वगैरह हैं, जो पेंशन वगैरह है जिसकी लाद नहीं होती थी, ठीक है, वो पूरी तरह ख़त्म करने में ये ड्रोजी का ये बहुत बड़ा काम है। और डायरेक्टली क्या कहते हैं वो कब्जा कर लेते हैं जिसके ऊपर इन इलाकों पर। तंजूर एंड कर्नाटक बाद टू इन दिस मैनर्स, इनको भी जो इलाके इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। वैन द पेशवा राव डेड हो जाता है द पेंशन वाज की डीन टू अडॉप्टेड सन, तो जो पेशवा की डेथ के बाद उसके बेटे को भी है पेंशन के बंद कर देती है, उसके अडॉप्टेड सन था। नाने टॉपी इवन द थ्रो हैव बीन एक्सेप्टेड द मराठा एंड एज अ पेशवा। सिमिलरली इंपीरियल टाइटल जो मुगल अम्पायर के अब्रास आफ्टर द बहादुर शाह के जो भी टाइटल थे वो भी उसने बंद कर दिए थे। जो पहले मुगल अम्पायर लेता था कि मैं ये उपाधि लेने वाला हूँ, जे मैं ओहदा लेने वाला हूँ, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया था। ही नाइस द स्टेट ऑफ अब्दू को भी 1855 में अलाइंस द मिस गवर्नमेंट के जो आप कहते हैं कि आप अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उसको भी कैप्चर। वाजिद अली शाह द राष्ट्रदूत था जो रॉयल ब्रिटिश अलाई का, तो वो रूलर था। एंड दिस मूव्ड अप्रोवर्ड टू द हाईली अनपॉपुलर। आगे जो बात करनी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश, तो इसमें क्या है कि एफिशिएंटली सिस्टम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, प्रोफेशनल है, वेल ट्रेंड आर्मी ऑफ टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश। तो एक तो इनकी जो सबसे प्रशंसा वाली बात क्या है, अंग्रेज़ों का जो सिस्टम था प्रशासन था बहुत अच्छा था। इनके पास वेल ट्रेंड आर्मी थी जो पूरी तरह कला जानती थी कि हमने कैसे किसी को हराना है, और उनके हथियार थे जो भी वेपन्स थे वो भी बहुत ही पावरफुल थे। द सिस्टम वो जो सिविलाइजेशन सिस्टम था वो सेटअप क्या करें, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, और विच मेन वो सोर्स क्या, इनकम का सोर्स था। जो रेवेन्यू कर इकट्ठा करना इन लोगों के मेन इनकम सोर्स था। द आर्मी फुलफिल द नीड्स, जो आर्मी लोग थी वो कंपनी की क्या जो नीड्स है पूरी करती। एक्सपेंड द टेरिटरी को स्पेंड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए और वार को लड़ने के लिए इंडियन रूलर्स के लिए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज जनरली रिगार्ड फादर ऑफ इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो उसको फादर माना जाता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का। इट वाज द ड्यूरिंग द टर्न ऑफ, इसकी टर्न ओवर में जब पीरियड में गवर्नर जनरल क्या वो बनता, वो 1786 टू 93 तक बनता। वो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस क्या सेटअप कर लेता है। इससे बिफोर, उसके टर्न से पहले ये जो ऑफिस है टू बिगेन द कंपनी ऑफ गेट लो सैलरी, उनको क्या कि सैलरी अच्छी नहीं मिलती थी। ये एंजॉय द फ्रीडम ऑफ मेकिंग द मनी थ्रो प्राइवेट ट्रेडर्स एंड बेवरेज फ्रॉम द लोकल प्लस। तो वो जो एंजॉय करते थे फ्रीडम मेकिंग मनी बनाते, कहाँ बनाते थे, कि प्राइवेट ट्रेड से। सेकेंड है कि वो रिश्वत लेते थे, किससे रिश्वत लेते थे, लोकल ट्रेडर्स होते, रूलर होते हैं। द प्रैक्टिस वाज स्टॉप्ड, इस प्रकार की जो प्रैक्टिस चलती थी ये एक करप्शन हो चुका था, करप्ट हो चुका था, उसको ख़त्म कर दिया। एंड हु हैज रिप्लेस द करप्ट डिस रॉयल एंड सेल्फ सीकिंग ऑफिशियल वेल एजुकेटेड हॉनेस्ट लॉयल सर्वेंट। उन्होंने उसको बंद कर दिया, और इसके अलावा उन्होंने एक ईमानदार जो पढ़े लिखे लोग हैं एंड जो उनको क्या है इसमें रख लिया। उसकी जो एक तरह की सैलरी को भी राइज कर दिया, तो कितना कर दिया, 1500 राइज देयर सैलरी टू 1500 पर मंथ में राइज कर दिया।
अभी क्या होता है 1800 में क्या होता है कि वैन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सी स्टैब्लिश फॉर द विलियन कॉलेज स्टैब्लिश करते हैं स्टैब्लिश द फोर्ट किला स्थापित करते हैं कौन सा विलियन कॉलेज इन कलकत्ता में टू ट्रेन सिविल एजेंट को ट्रेन करने के लिए इन द लोकल लैंग्वेज कस्टम के रीति रिवाज में 1806 में कहता है कि सिमिलर कॉलेज क्या है कॉलेज स्कॉलर्स को हेल्पगरी कॉलेज वाज स्टैब्लिश किया था इन इंग्लैंड में टू ट्रेन द सर्वेंट को ट्रेन करने के लिए जो प्रॉपर तरीके से क्या कर सके अपना व्यापार काम कर सकें अंग्रेजों के लिए 1853 में कहता है ऑल द रिक्रूट हैड टू गो थ्रो द कम्पिटिटिव एग्जाम होने लगते हैं और उनको जो क्वालिफिकेशन जैसे मैं हम टीचर के लिए एग्ज़ाम देते हैं वैसे जो आईएएस के ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम देते हैं आईपीएस इसलिए ये एग्ज़ाम होने लगी थी ठीक है तो जो क्वालिफाई हो जाता है उसको आगे ट्रेनिंग मिलती थी द आईएएस एक्ट क्या होता है कि ऑफ 1861 ने इस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में एंड फॉर एडमिटेड कंसेशन ब्रिटिश इंडिया है डिवाइडेड तो इंडिया को क्या किया उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया इन ईच डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कलेक्टर होता था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था मैजिस्ट्रेट होता था जो लॉ को मेंटेन करता था जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेटअप करता था कि किस प्रकार हमने शांति स्थापित करनी है तो आर्मी के बारे में पढ़ते हैं तो द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसिप्लिन रॉयल एंड शोल्डर थ्रोली ट्रेंड आर्मी थी यूज टू लेटेस्ट आर्मी होती थी और एमिनेशन एंड पेड द रेगुलरली उनको जो रेगुलर होती थी आर्मी ट्रेंड होती थी पावरफुल होती थी उनको सैलरी मिलती थी 1820 में क्या होता है cavalry declined in the importance in the infantry become the more important इसमें क्या हो चुका है कि cavalry declined important and infantry become the important the soldiers of जो रेजिमेंट थे वो ट्रेंड होते थे जो मास्किट एंड मार्च लुक्स बनाते थे सोल्जर्स इन द कंपनी इज आर्मी वाज मोस्टली इंडियन थी बेटे तो वेल द ऑफिसर वार द एक्सक्लूसिव जो उसके ऑफिसर ब्रिटिश होते उसको हाई पोजीशन में रखा जाता एंड इंडियन द हाईएस्ट पोजीशन हेल्ड बाय द इंडियन शोल्डर उसको स्पेसी कहा जाता था वह द जो सूबेदार होता था दरोगा होता था जो थाने का इंचार्ज होता ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में ब्रिटिश डेवलपर यूनिफॉर्म मिलिट्री सेटअप की एंड कल्चर वार की एक यूनिफॉर्म भी सेटअप की एंड शोल्डर्स वार द सब्जेक्ट यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देने लगे और ऑफ देयर कास्ट एंड कम्युनिकेटर जुडिशरी सिस्टम इस स्टडी में ब्रिटिश स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश वार जस्टिस वार कैरिड आउट द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल लॉ पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो पुराना इंडियन सिस्टम चलता था वो उस प्रकार का चलता था कि किस प्रकार हमने लॉ बनाना है कैसे काम करना है और कैसे हमने न्याय देना है वो इस प्रकार लेकिन जैसे जैसे वो इम्प्रूव करते गए इन द केस ऑफ हिंदुस्तान शास्त्र एंड द केस ऑफ मुस्लिम उसको इट बेसिक जस्टिस थे इनके और 1772 में न्यू सिस्टम सेटअप हुआ जस्टिस का ईच डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स क्रिमिनल लॉ होती थी एक सिविल होती क्रिमिनल लॉ जिसके किसी ने कत्ल कर दिया इसके लिए ठीक है जिसने इसे मार दिया या कत्ल कर दिया उसके लिए होती सिविल कोर्ट जो जमींदार पर होती थी कि इसमें क्या थे जो वेल सिविल लॉ थी वो प्रिस्यूडेड ओवर बाय कंपनी जो कलेक्टर होता है वो चलाता था द क्रिमिनल लॉ लेफ्ट इन द हैंड ऑफ नेटिव काजी मुफ्ती के ऊपर ही छोड़ दिया था भी काजी क्या कहना चाहता है इसके ऊपर क्या सज़ा देना चाहता है हु वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर जो काम किसके अंदर करते थे कलेक्टर के अंदर काम करते थे जो डीसी के अंदर रहते हैं अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में होता है सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई थी विद द इलाहा एज द चीफ जस्टिस का उसका दे बाय द एक्ट 1781 में क्या होता है इट वॉज डिसाइड किया था कि ब्रिटिश लॉ वुड भी स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाएगा ओनली इन केसेस ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन वुड बी ट्राई टू अंडर द वन ट्रेडिशनल लॉ तो जो है कि जो बेटे इसके इंग्लिश लॉ कहाँ पर सेट किएगा इंग्लिश लोगों के लिए और इंडियन लॉ का कौन सा हुआ ट्रेडिशनल तरीका जो इंडिया का चल रहा था अभी 1793 में फेमस कार्बनस कोड के
कंपेल्ड कर दिया गाइडलाइंस को कि न्यू जुडिशल सर्विस के सेटअप की गई है। इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, लॉ दी मिला गया, राइट, और सभी को राइट मिलेंगे। 1833 में क्या होता है कि ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट का कम इन टू बिगेन, जो स्ट्रक्चर बनकर आता है, और 1865 में हाई कोर्ट्स व स्टैब्लिश। हाई कोर्ट क्या है, एक 3 सेटअप होती है कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बे में। द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ वाज मेंट ऑफ स्टैब्लिश द जुडिशली इक्वलिटी। इस लॉ एक लोगों के लिए इक्वल है, रूलर के लिए, रूल के लिए, रूल की जो राजा है उसके लिए और जो आम व्यक्ति है उसके लिए। दिस वाज प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ, इसको क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। दो हाउएवर इवन द जुडिशल सिस्टम था परस्यूड इक्वलिटी बिफोर, जो सभी लोगों के रूल के लॉ के सामने इक्वल है। यूरोपियन बार ट्राई टू स्पेशल कोड, यूरोपियन लोगों के लिए स्पेशल कोड होती है, ब्रिटिश जजेस के लिए। लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन की तरह आर्मी जुडिशरी वाज इम्पोर्टेंट पिलर था गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इट वाज द बेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ लैंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सभी के लिए क्या रूल के इक्वलिटी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रूल लॉ एथलिस्ट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लैंड। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ एटलीस्ट सिविल लॉ। बस मैंने कि सभी क्या सिविल लॉ के अकॉर्डिंग सभी इक्वल है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता। इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अनदर इम्पोर्टेंट, जो स्वतंत्र थी जुडिशरी, किसी के अंडर काम नहीं करती थी। विच कॉलोनिकल रूल इंट्रोड्यूस इंडिया, जो रूल इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया कॉलोनिकल में, वो सभी लोग कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से कोई भी राइट दे सकती है, इसमें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। द मीन जुडिशरी वाज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस बहुत पोलिटिकल एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो पोलिटिकल एंड सिविल जो प्रशासन का काम चलता है उससे प्रॉपर तरीके पर क्या था, वो एक तरह से आप कह सकते हैं फ्री थी, उसको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला था। ओके बेटे, आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। हैव ए नाइस डे।